पूरे यूरोप में पीएम मोदी का छाया जादू। हर नेता दिल खोल कर रहा तारीफ। यूरोप अमेरिका में गूंज रहा मोदी मंत्र। दोस्तों, पीएम मोदी की आदत है कि वो किसी भी काम से पहले उसकी पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि जब उसका रिजल्ट आता है तो बवाल मच जाता है। अभी हाल में ही पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में गए थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने ऐसे सधे अंदाज में बवाल काटा कि पूरी दुनिया पीएम मोदी की दीवानी हो गई है। पूरा यूरोप पीएम की तारीफ करते नहीं अघा रहा है। अमेरिका सहित पूरा नाटो पीएम मोदी के कसीदे पढ़ रहा है। इमैनुअल मैक्रोन ने यूएन में पीएम की जमकर तारीफ की है। वहीं अमेरिकी अखबारों में पीएम की तारीफ में बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं और अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने पीएम मोदी का बखान किया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा है उसे रूस ने भी बेहद गंभीरता से लिया है और पीएम को पुतिन ने पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ स्थिति से अवगत कराया है। दोस्तों, पीएम मोदी पहले ही पूरी दुनिया में बेहद पॉपुलर हैं। उन पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहती है और शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में जिस कूटनीतिक तरीके से उन्होंने एक तीर से कई निशाने किए हैं, उस पर उनकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। सवाल उठता है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने पीएम की तारीफ में क्या कहा है। वैश्विक नेताओं का जमघट नमो मंत्र का जाप क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, आइए इसे परत दर परत समझते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने मोदी को बताया सबसे मजबूत। फ्रांस अमेरिका पहले ही भारत को कर चुके हैं नमन। दोस्तों, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व मंच पर प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखने के लिए पहचाना जाता है और रूसी नेतृत्व भी वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति का सम्मान करता है। क्लेवरली ने कहा कि ब्रिटेन उम्मीद करता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन आवाजों पर गौर करेंगे जो यूक्रेन युद्ध के बीच शांति की मांग को लेकर उठ रही है। क्लेवरली रूस यूक्रेन युद्ध और प्रधानमंत्री मोदी के रूस के राष्ट्रपति से की गई बातचीत से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं शिखर बैठक के इतर पुतिन से कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। क्लेवरली ने एक साक्षात्कार में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व मंच पर प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखने के लिए पहचाना जाता है। हमें पता है कि रूसी नेतृत्व भी वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति का सम्मान करता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मामले में प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम स्वागत योग्य है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन आवाजों पर गौर करेंगे जो शांति स्थापना व तनाव कम करने की मांग को लेकर उठ रही है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसी वक्त से भारत से ये अपील की जा रही थी कि भारत रूस से अपने मजबूत रिश्तों के आधार पर शांति की अपील करे और इस युद्ध को रोके। लेकिन तब भारत ने कोई स्टेप लेना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन अब जब अमेरिका ने बढ़ चढ़ कर चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में कदम उठाए हैं, तो भारत ने भी कूटनीतिक कदम उठा लिया है, जिसके बाद उनकी तारीफों का तांता लगा हुआ है। दोस्तों, ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में कई जिंदगियां तबाह हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र से इतर क्लेवरली ने कहा, यकीनन हमने यूक्रेन युद्ध में कई जिंदगियां तबाह होते देखी हैं। यूक्रेन के लोगों के साथ साथ रूस के नागरिकों की भी, जो कि बेहद भयावह है। क्लेवरली ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि लोगों पर मंडराता खाद्य असुरक्षा और अकाल का खतरा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है। क्लेवरली ने कहा, हमने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि हमारे प्रतिबंध खाद्य वस्तुओं के निर्यात को प्रभावित नहीं करते। वे उर्वरक के निर्यात, अमोनिया के निर्यात को भी प्रभावित नहीं करते। हालांकि फिर भी दुनिया में जो लोग पहले से ही भूखमरी से परेशान हैं, उनकी स्थिति पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण से बदतर हो गई है। क्लेवरली ने कहा, निश्चित रूप से भारत विश्व मंच पर एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण व प्रभावशाली देश है। मुझे लगता है कि दुनिया में जब इतनी उथल पुथल चल रही है, तब भारत के साथ हमारी घनिष्ठ साझेदारी और कामकाजी संबंध अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर अशांति, मानवीय व भू राजनीतिक संकट के बीच विश्व नेताओं के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्रित होने के संदर्भ में क्लेवरली ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, विश्व कई क्षेत्रों में बेहद तेजी से बदल रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान उन बदलती चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करने के हिसाब से खुद में बदलाव लाए। संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंच हमेशा हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंध भी बेहद महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। यूएनजीए के सत्र के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे क्लेवरली ने देर शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। इससे पहले दिन में क्लेवरली ने कहा था कि वह अपने भारतीय समकक्ष से मिलने को लेकर उत्साहित है। उन्होंने कहा था, जयशंकर हमें अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने मेरे पूर्ववर्तियों के साथ काम किया है। मैं वैश्विक मुद्दों, क्षेत्रीय मुद्दों और हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर उनके साथ चर्चा करने के लिए उत्साहित हूँ। अब जल्द ही पड़ोसी चीन आएगा घुटनों पर।
ड्रैगन की सबसे कमजोर नस पर भारत ने रखा पैर। दोस्तों, यूरोप में जिस तरह से भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है वो देश के लिए अच्छी खबर है। कुछ दिन पूर्व ही ब्रिटेन इलेक्शन में भारतवंशी ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे। इसके अलावा ब्रिटेन की राजनीति में कई भारतवंशी ऊंची जगह पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यूरोप जिस तरह से भारत के करीब आता जा रहा है उससे चीन की धड़कनें तेज होती जा रही है। उसने भारत के खिलाफ जिस तरह से साजिश की है उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। पीएम मोदी की पहली प्राथमिकता भारत चीन सीमा विवाद को खत्म कराना है। चीन ने भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में लाके भारत को घेरना चाहता था। भारत ने पूरे यूरोप को अपने पाले में लेकर बवाल मचा दिया है। इसके अलावा उसके सारे पड़ोसी भी भारत के साथ खड़े हैं। चीन की इकोनॉमी बर्बाद की जा रही है। भारत के वो पड़ोसी जो चीन के टुकड़ों पर खुदक रहे हैं, जब चीन खुद बर्बाद हो जाएगा तो उनका क्या होगा। इसीलिए भारत ने अपने छोटे छोटे पड़ोसियों पर नजर रखते हुए समस्या की जड़ पर वार किया है। एक बार चीन की इकोनॉमी बर्बाद हो गई तो उसकी सारी हेकड़ी वैसे ही निकल जाएगी। वो दूसरों को कर्ज देने की हालत में नहीं रह जाएगा। इसीलिए चीनी सामानों का विकल्प तैयार किया जा रहा है। मेक इन इंडिया को ताकत दी जा रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। चीनी कंपनियों को भारत से विदा किया जा रहा है। चीनी मोबाइल से लेकर चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रख चुका है। चीन की वजह से ही संघाई सहयोग संगठन में भारत को रूस से क्लियर बात करनी पड़ी और इसी बातचीत के बाद पीएम की तारीफ हो रही है। दोस्तों, आज जापान जैसे देश अपनी कंपनियां चीन से भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। चीन की इकोनॉमी के समक्ष एक के बाद एक चुनौतियां आती जा रही हैं। इन चुनौतियों की वजह से भारत वैश्विक सप्लाई चेन में एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित होने की क्षमता रखता है। वैश्विक निवेशकों का भारत में भरोसा इस बात से भी बढ़ा है कि भारतीय रुपए और शेयर बाजार ने शुरुआती उथल पुथल के बाद अपनी स्थिति संभाली है। ऐसे में भारत की स्थिति टीना देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फैक्टर वाली है। वैश्विक तौर पर हर बड़ा देश किसी न किसी चुनौती से जूझ रहा है, जबकि विकास दर और महंगाई के मोर्चे पर भारत इन देशों के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। चीन का भविष्य ज्यादा संकटग्रस्त दिखाई दे रहा है। खास तौर पर वहां के निर्माण उद्योग में मंदी गहराती जा रही है। वर्ष 2016 से ही वहां खुदरा कीमतों में गिरावट आ रही है। घरों की बिक्री पिछले 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। जनसंख्या में भी सिर्फ गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। परिवार का आकार घट रहा है, जिसका असर वहां की मांग पर भी होगा। हालात जापान जैसे होने की संभावना है। रिपोर्ट आगे कहती है कि चीन की इस कमजोरी का भारत को फायदा होने की संभावना है। हाल में ही एप्पल ने कहा था कि वह आईफोन 14 का उत्पादन भारत में करेगी और इसे अपना नया निर्यात हब बनाएगी। संभावना इस बात की है कि एप्पल के बाद दूसरी कई कंपनियां भी ऐसा कदम उठा सकती हैं, जो कंपनियां चीन के साथ एक और देश में प्लांट लगाने की नीति पर आगे बढ़ रही थी। उनके लिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर उपलब्ध है। शोध एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली इकोनॉमी होगी। भारत की आर्थिक विकास दर 7% के करीब ही रहेगी, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की विकास दर इससे काफी नीचे होगी। भारत की इस विकास की खासियत इस बात से समझी जा सकती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एशिया के विकास में 28% और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 22% का योगदान रहेगा। तो दोस्तों, पीएम मोदी बहुत जल्द ही चीन का इलाज कर देंगे और इसी खौफ में जिनपिंग के होश उड़ चुके हैं।